So welcome to this amazing and very important video for your ACCA FR syllabus. आपके FR एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। क्यों? ऐसा क्यों? ये एक वीडियो आपको 20 नंबर गारंटी कर सकता है। सर कैसे 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 बताइए। आप जानते हैं आपके सेक्शन सी के अंदर तीन मेजर चैप्टर से तीन मेजर हेडिंग से क्वेश्चन आते हैं। एक स्टैंड अलोन या सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दूसरा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आज हम करने वाले हैं। पर इस चैप्टर को, इस वीडियो को शुरू करने से से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आप आईएफआरएस आईएएस जो बाकी सिलेबस के अंदर है, कंसोलिडेशन के अलावा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अलावा, अगर बाकी आईएएस आईएफआरएस नहीं अभी तक करे हैं तो पहले उनको खत्म करके आइएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। पहले वो सारे के सारे आईएएस आईएफआरएस कवर करके आएंगे जी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अलग से कोई चैप्टर नहीं है भैया। इसमें उन्हीं सारे चैप्टर्स को यूज करके मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर की जाएंगी उसके बारे में बातचीत है। आपको इसके लिए आपको फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत क्लियर होना चाहिए, जो कि हमने एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कस किया भी था, तो आप उस वीडियो से भी उसको रेफर कर सकते हैं। राइट, वेरी फर्स्ट वीडियो जहां पे हमने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करी थी, वहां पर हमने आईएफआरएस 18 की, हमने प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट्स की भी बात करी थी। तो अगर आपको फॉर्मेट्स के अंदर कोई कंफ्यूजन है वो वीडियो को जाकर देख लीजिए। एंड बाकी आईएफआरएस आईएएस के रिगार्डिंग काफी आईएफआरएस आईएएस हमने रिकॉर्ड किए हैं इन दीज वन शॉट सीरीज फ्री सीरीज, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। आज का मेरा मोटिव आपको वो सारे आईएफआरएस आईएएस रिवाइज करवाना नहीं है। आज का मेरा मोटिव है कि आपके पास जो क्वेश्चन आता है स्टैंड अलोन या सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसको एग्जामिनेशन में कैसे टैकल करना है और कैसे 20 नंबर लेने हैं उसकी बात करूंगा। बड़े डिटेल में चर्चा होगी उसके बारे में। लेकिन उससे पहले जो मेजर एडजस्टमेंट्स हैं जो बाकी आईएफआरएस आईएएस से उठकर इसके अंदर आती हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि एडजस्टमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, उसको समझाऊंगा नहीं। उसको समझने के लिए आपको रिस्पेक्टिव आईएएस आईएफआरएस में जाना पड़ेगा। राइट, यहां पर सिर्फ उनका एक रेफरेंस दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि ये वाली एडजस्टमेंट यहां पर पूछी जाती है, किस प्रकार से पूछी जाती है, बस उतनी बात। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है और आप इस वीडियो के लिए रेडी हैं। आप इस वीडियो के लिए रेडी हैं। चलिए जी, अगर आप इस वीडियो के लिए रेडी हैं तो मैं इस वीडियो के अंदर दो मेजर हेडिंग्स के ऊपर बात करने वाला हूं। पहला, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स के ऊपर बात करूंगा, जो कि मेरी सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती हैं, जो सारे आईएफआरएस आईएएस से आएंगी। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाएंगे, उनकी डिस्कशन करेंगे, कैसे उनको सॉल्व करना है, क्या एग्जामिनर कमेंट्स है उनके ऊपर। एसीसीए के ही क्वेश्चन है, एसीसीए के बॉडी के क्वेश्चन है। चलिए जी, शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट से। सबसे पहले रेवेन्यू रिकॉग्निशन। आईएफआरएस 15 रेवेन्यू रिकॉग्निशन किस चीज की बात करता है? परसेंटेज कंप्लीशन मेथड की। और ये परसेंटेज कंप्लीशन मेथड के ऊपर बार बार सवाल बनता है। आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करके बताया होगा और नीचे एडजस्टमेंट में दिया होगा कि ये परसेंटेज कंप्लीशन मेथड की डिटेल्स दी होंगी। आपको देखना होगा परसेंटेज कंप्लीशन मेथड के अकॉर्डिंगली रेवेन्यू कितना बनता है और उसके अकॉर्डिंगली आप रेवेन्यू को एडजस्ट करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो भी करने की जरूरत है वो करेंगे। फिर दूसरी बात, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट की बात आती है आईएफआरएस 15 के अंदर। जब भी कोई रेवेन्यू डिलेड रिसीव होना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा रेवेन्यू सेल आज हो गई है, मेरा रेवेन्यू आज बुक हो गया है, लेकिन फॉर सम रीजन उसकी पेमेंट 3 साल बाद आनी है, उसके अंदर उसको प्रेजेंट वैल्यू पर लाकर उसको मैं सबसे पहले एक रेवेन्यू रिकॉर्ड करता हूं। और जो इन दोनों का डिफरेंस होता है, दैट बिकम्स माय इंटरेस्ट इनकम, मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको रिकॉर्ड करता हूं, ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स उसको रिकॉर्ड करेंगे। राइट, तो ये मेरा इसको रिकॉर्ड करने का तरीका आता है। यहां पर बच्चे बहुत बार गलती करते हैं और आपको इस गलती को अवॉइड करना है। ठीक है जी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। फिर मेरे कुछ बैलेंस शीट के कुछ एसेट्स को लेकर एडजस्टमेंट्स हैं, कुछ एसेट्स को लेकर एडजस्टमेंट्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री में एरर आया, ये बार बार दिया जाता है। इन्वेंट्री में कोई एरर है, ऐसा आपको बार बार एडजस्टमेंट में दिया जाएगा। दिस वुड बी अ प्रायर पीरियड में स्टेटमेंट, आईएएस 8 के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इसको ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में एडजस्ट किया जाएगा।
ये मेरा पी एंड एल के अंदर नहीं जाएगा, ये मेरा ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर जाएगा। बैलेंस शीट में एडजस्ट होगा दो जगह पे, एक मेरा इन्वेंट्री रिड्यूस होगी या इंक्रीज होगी, और मेरी रिटेन्ड अर्निंग्स इंक्रीज होंगी या रिड्यूस होंगी। दूसरा, मेरा ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में भी, ट्रेड रिसीवेबल्स को राइट ऑफ करने के बारे में भी एडजस्टमेंट दी गई जाती है। अगर तो ये कोई प्रायर पीरियड में स्टेटमेंट था, तो फिर इसका भी ट्रीटमेंट मेरा इन्वेंट्री की तरह होगा कि रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर, ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर करेक्शन होगी। लेकिन अगर ये राइट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स का इस साल करना है, क्यों? क्योंकि डेटर्स या तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे या इररिकवरेबल हो गए हैं, तो करंट ईयर के अंदर पी एंड एल में उसको चार्ज करेंगे। मैं अपने रिसीवेबल्स को रिड्यूस कर दूंगा और राइट ऑफ कर दूंगा। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी डिस्पोजल, अगर मैं सब्सिडरी को इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को डिस्पोज करता हूं, सब्सिडरी को बेचता हूं, तो इसके ऊपर गेन या लॉस होगा। मैं क्या करूंगा? इन्वेस्टमेंट रिमूव कर दूंगा, रिसीवेबल्स रिमूव कर दूंगा, एक्सेट्रा। रिकॉग्नाइज करूंगा गेन और लॉस और रिमूव कर देंगे बैलेंसेस को। ठीक, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है जी। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डिस्पोज हो रहा है तो क्या होगा? सेल ऑफ एसेट है सिंपली, गेन और लॉस निकाला जाएगा ऑन डिस्पोजल। कैसे? IAS 16 में आप जाके देख सकते हैं। जनरली प्रोसीड्स माइनस कैरिंग वैल्यू, गेन या लॉस मेरे को बताता है। मैं एसेट को रिमूव कर दूंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी रिमूव कर दूंगा। अगर रीवैल्यूएशन है एसेट की एज पर IAS 16, पीपीई की रीवैल्यूएशन है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की रीवैल्यूएशन अलग है। अगर पीपीई की रीवैल्यूएशन है तो एसेट रीवैल्यू किया जाता है, लेकिन रीवैल्यूएशन के ऊपर जो भी चेंज आएगा वो पी एंड एल के अंदर नहीं, ओसीआई के अंदर जाएगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस में। एडजस्ट एसेट करेंगे टू फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू पे एसेट को ले जाऊंगा। इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे एसेट में और रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 40, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा ऐसे के अंदर डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन नहीं लगती है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, ये ध्यान रखिएगा। राइट, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू चेंजेस आएंगे जो पी एंड एल के थ्रू जाएंगे, यहाँ पर रीवैल्यूएशन सरप्लस की, ओसीआई की बात नहीं होती। एडजस्ट करेंगे टू फेयर वैल्यू एंड फेयर वैल्यू मेरी कैरिंग अमाउंट बन जाएगी। इनटेंजिबल एसेट्स IAS 38, अगर मेरा ब्रांड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर है, ऐसी चीजों पे एक्सपेंडिचर है, मैं कुछ एसेट्स को, आपको ध्यान होगा, ब्रांड या गुडविल, इनको सेल्फ कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता लेकिन परचेज कर सकता हूं। तो अगर तो सेल्फ कंस्ट्रक्शन की बात है तो इसका पी एंड एल के ऊपर इंपैक्ट आएगा, क्यों? क्योंकि इनको एक्सपेंस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई और एसेट्स हैं जो डेवलपमेंट की कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, उनको मैं कैपिटलाइज कर सकता हूं, उस केस के अंदर मेरा इंपैक्ट पी एंड एल के ऊपर नहीं आएगा और सिर्फ अमोर्टाइजेशन आएगी। पी एंड एल पे सिर्फ और सिर्फ अमोर्टाइजेशन का इंपैक्ट आएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि कैपिटलाइज करने हैं या एक्सपेंस करना है इनको, इसके बेसिस के ऊपर इनके ट्रीटमेंट की बात की जाएगी। राइट, तो ये भी, इसके ऊपर भी आपको पॉइंट पॉइंट मिलेंगे सवाल के अंदर। देन कम्स प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज, प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज पे दो बातें की जाती हैं। पहला, प्रोविजन की जरूरत है भी या नहीं। राइट, तो आप पहले देखेंगे कि प्रोविजन बनाने की जरूरत है भी या नहीं। कई बार हो सकता है वो आपको बोले कि हमने कंटिजेंट लाइबिलिटी में इसको रिप्रेजेंट किया है या इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया है, और आपको बाद में जब पूरी डिटेल दें तो आपको उससे समझ लगे कि इसकी प्रोविजन बनाने की जरूरत थी, तो आप प्रोविजन रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक। दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो किया जाता है डिस्कस, वो होता है डिस्काउंट लॉन्ग टर्म प्रोविजंस टू प्रेजेंट वैल्यू। आपको ध्यान होगा यहाँ पर भी डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। अगर कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है जिसके अंदर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, तो उसको डिस्काउंटिंग की जाती है, और उस डिस्काउंट के बाद हर साल अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट भी किया जाता है। यहाँ पर भी बच्चे गलती करते हैं। बच्चे लॉन्ग टर्म प्रोविजन को, जहां पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिग्निफिकेंट है, जहां पर फाइनेंसिंग कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है, उसको डिस्काउंट करना भूल जाते हैं। और अगर बाई चांस डिस्काउंट करके प्रेजेंट भी कर दें, तो उसकी अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट करना पहले साल के अंदर भूल जाते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगर बाई चांस किसी वजह से मेरी प्रोविजन सेटल हो रही है, मतलब प्रोविजन की अब जरूरत नहीं, मैंने लाइबिलिटी को, मेरी या तो लाइबिलिटी कंफर्म हो गई है या लाइबिलिटी को मैंने सेटल कर दिया है, तो फिर क्या करेंगे? जो भी मेरा सेटलमेंट और कैरिंग अमाउंट में डिफरेंस होगा उसको एडजस्ट करेंगे, कहाँ? पी एंड एल के अंदर। अगर मान लीजिए इसका मतलब क्या है? पी एंड एल के अंदर कैसे एडजस्ट करेंगे? मान लीजिए मेरी सेटलमेंट प्रोविजन से ज्यादा हुई है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट पी एंड एल में जाएगी एक्सपेंडिचर की तरह।
राइट? अगर मेरी सेटलमेंट प्रोविजन से कम होगी है, मतलब मेरे पास पैसा बच गया, तो मैं एक्सेस प्रोविजन खत्म कर दूंगा पी एंड एल से, एक्सेस प्रोविजन को एडजस्ट कर दूंगा पी एंड एल से। यही मुझे करना है बस, मुझे एक्सेस प्रोविजन एडजस्ट कर देनी है पी एंड एल के अंदर से। राइट? बच्चे यहां पर सबसे ज्यादा गलती डिस्काउंटिंग के अंदर करते हैं। आप देखेंगे अभी हम जो सवाल भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, उसके अंदर भी ये पॉइंट्स रेज किए जाएंगे, ये पॉइंट्स आएंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपको एडजस्ट करना है, एडजस्ट कर देना है, प्रोविजन को खत्म कर देना है। राइट? फिर टैक्सेशन का पॉइंट आता है। टैक्सेशन के अंदर आपको पता है कि करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, दो आइटम्स होती हैं। करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स मिलकर मेरा इनकम टैक्स एक्सपेंस बनाते हैं। अगर मेरे टेम्परेरी डिफरेंसेस में कोई चेंज आया है, तो मेरे डेफर्ड टैक्स के अंदर भी कोई चेंज आ जाएगा। वो कैसे निकाला जाएगा? जितने भी मेरे टेम्परेरी डिफरेंस में चेंज है, उसके उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा रेट से। करंट टैक्स कैसे आएगा? जो भी मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट है, उसके ऊपर जितना भी मेरा टैक्स बनता है। राइट? जितनी भी मेरी डायरेक्ट ये डेफर्ड टैक्स की मूवमेंट्स है, वो जनरली पी एंड एल में जाएंगे अनटिल एंड अनलेस ये डेफर्ड टैक्स की मूवमेंट्स ओसीआई या इक्विटी से रिलेटेड है। राइट? आपको ध्यान रखना है टाइमिंग डिफरेंसेस, अदर एडजस्टमेंट्स और रिवैल्यूएशन के ऊपर इसका इम्पैक्ट। फिर आता है जी शायद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे ऐसा पार्ट जहां पर बच्चे गलती करते हैं। मैंने इसको तीन सेक्शंस में डिवाइड किया है, फाइनेंस कॉस्ट और फाइनेंस इनकम की बात है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस इनकम की बात है। मैं यहाँ पर इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। 5A जिसमें मैंने कन्वर्टेबल लोन नोट्स की बात की है, 5B जिसमें अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की बात की है, 5C जिसमें बोरिंग कॉस्ट की बात की है। राइट? 5A कन्वर्टेबल लोन नोट्स, ये मेरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का हिस्सा है जी। ये मेरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का हिस्सा है। ये वो लोन नोट्स, ये लोन नोट्स क्या हैं, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा कर लूंगा। यहां पर मेरे पास क्या होता है? मेरे पास एक ऐसा कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल डिबेंचर या कन्वर्टेबल लोन नोट है। तो मेरा आई जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की स्टैंडर्ड है, वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं ये कन्वर्टेबल लोन नोट अगर है और इसके ऊपर 6% का मान लो मैं इंटरेस्ट पे करने वाला हूं, मैंने इशू किया है, ध्यान रखिएगा, मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने इशू किया है, तो मैं इसके ऊपर 6% का इंटरेस्ट देने वाला हूं। मार्केट में ऐसे लोन नोट के ऊपर 8% का, अगर नॉन कन्वर्टेबल हो तो 8% का इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये जो 2% कम इंटरेस्ट दे रहा हूं, दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट? दिस इज बिकॉज ऑफ इक्विटी, इक्विटी ऑप्शन। मैं उसको एक ऑप्शन दे रहा हूं, उसकी वजह से ये कम इंटरेस्ट दे रहा हूं। तो क्या किया जाता है? मैंने जो भी फ्यूचर के अंदर मैं 8% के हिसाब से कैलकुलेशन करूंगा। पहले तो मैं जो भी फ्यूचर के अंदर मेरे आउटफ्लोज होने वाले हैं, जो भी मेरे फ्यूचर के अंदर आउटफ्लोज होने वाले हैं, राइट, उन आउटफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा यूजिंग यूजिंग 8% रेट, जिसको मैं बोलता हूं EIR, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। 8% से मैं इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। जो मेरी प्रेजेंट वैल्यू आएगी, उसको मैं क्या बोलूंगा? दिस इज माई लाइबिलिटी, ये मेरी लाइबिलिटी है। जो एक्स्ट्रा वैल्यू उसके ऊपर है, जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा वैल्यू है, दैट इज इक्विटी कंपोनेंट। उसको मैं इक्विटी की तरह ट्रीट करूंगा और इसको मैं, इस इक्विटी को मैं फेयर वैल्यू मोड पे लेके जाऊंगा, फेयर वैल्यू मेथड से वैल्यू करूंगा। राइट? तो और उसके बाद एक फाइनेंस कॉस्ट आएगी, फाइनेंस कॉस्ट हर साल, जो मेरी लाइबिलिटी इंटू EIR के हिसाब से निकलेगी। तो इसके अंदर आपको तीन ही चीजें निकालनी है, बेसिकली लाइबिलिटी की वैल्यू, इक्विटी की वैल्यू और इंटरेस्ट कॉस्ट। कैसे निकलेगा? जो भी मेरा फेयर वैल्यू ऑफ फेयर वैल्यू आएगी, फ्यूचर में आउटफ्लोज की फेयर वैल्यू आएगी, प्रेजेंट वैल्यू आएगी, दैट वुड बिकम माई लाइबिलिटी। ठीक है जी? इसमें डिस्काउंटिंग करेंगे यूजिंग EIR। ठीक है? फिर रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसके बाद जो बैलेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, रेजिडुअल है, वो इक्विटी कंपोनेंट हो जाएगा। तो मेरा हर साल फाइनेंस कॉस्ट आएगी, जो कि EIR इंटू ओपनिंग लाइबिलिटी के हिसाब से बनेगी। मैं अमोर्टाइज कॉस्ट के अकॉर्डिंगली लाइबिलिटी को एडजस्ट करूंगा, इक्विटी को मैं फेयर वैल्यू पे लेके जाऊंगा। ठीक है जी? ठीक है जी? तो ये मेरी एक ही इंस्ट्रूमेंट दो हिस्सों में बट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मान लो कन्वर्टेबल लोन नोट्स थे जो कि 10 लाख के थे। फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी यूजिंग EIR निकल के आई 8 लाख रुपए। 2 लाख मैं इक्विटी इक्विटी एडजस्ट करूंगा, 2 लाख मैं इक्विटी एडजस्ट करूंगा। इसमें एंट्री कैसे आएगी? मैं डेबिट करूंगा कैश को, ये मैंने रिसीव किया होगा। लोन लाइबिलिटी एट फेयर वैल्यू मैंने लिया होगा 8 लाख रुपए की, एंड इक्विटी को क्रेडिट किया होगा कन्वर्जन रिजर्व के नाम से 2 लाख रुपए।
कन्वर्जन रिजर्व के नाम से 2 लाख रुपए। अब जब मेरा फाइनेंस कॉस्ट लगेगी, तो ये इस 8 लाख को मल्टीप्लाई करूंगा ईआईआर से, वो मेरा फाइनेंस कॉस्ट हो जाएगा फॉर द ईयर, वो मेरा फाइनेंस कॉस्ट हो जाएगा। सिमिलरली अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की बात की जाती है, ये भी मेरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आता है। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के अंदर मैं इसके अंदर भी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बात करता हूं। देखो जी, मेरा एक होता है कूपन रेट, एक होता है अगर मैं लिख रहा हूं 6% बॉन्ड्स, तो ये 6% क्या है, ये कूपन रेट है, राइट। अगर आपको इसकी डिटेल समझनी है तो अगेन आई वुड से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को जाकर पढ़ें। ये 6% बॉन्ड्स अगर मैं लिख रहा हूं तो ये मेरा क्या है, कूपन रेट। मैं आपको बस ओवरव्यू ही दे रहा हूं यहां पर, ज्यादा नहीं। ये है मेरा कूपन रेट, पर मेरे को जो कैलकुलेशंस करनी है वो कूपन रेट से नहीं होंगी, वो मेरी कैलकुलेशंस होंगी ईआईआर से, विच इज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ये कैसे निकाला जाएगा, जो भी मेरा मार्केट रेट होगा उसको मैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बोलूंगा। वॉट एवर वुड बी माई मार्केट रेट, उसको मैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बोलूंगा जी। ठीक, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं परचेज प्राइस को आइडेंटिफाई करूंगा, फेस वैल्यू देखूंगा, कूपन रेट देखूंगा, मार्केट रेट देखूंगा, फिर मैं ई आई आर कैलकुलेट करूंगा। हर साल, हर साल, हर पीरियड, वॉट एवर इट इज, राइट, हर पीरियड में मैं इंटरेस्ट इनकम कैसे रिकॉग्नाइज करूंगा, जो भी मेरी ओपनिंग अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है, इनटू ईआईआर, इनटू ईआईआर। एडजस्ट करेंगे फॉर प्रीमियम, अमोर्टाइज करना है, डिस्काउंट अमोर्टाइज करना है, अपडेट करेंगे क्लोजिंग अमोर्टाइज कॉस्ट। ठीक, ठीक। मान लीजिए मैंने कोई बॉन्ड्स थे जिसकी फेस वैल्यू थी 1 लाख, $95,000 के, $95,000 के मैंने बाय किए। कूपन रेट 8% था, मतलब 8% इंटरेस्ट मिलना है 1 लाख रुपए के ऊपर, तो 8,000 इंटरेस्ट मिलेगा हर साल। लेकिन मेरी 95,000 क्या है, ये परचेज प्राइस है, तो मेरे लिए तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ये है, राइट। अमोर्टाइज कॉस्ट के अकॉर्डिंगली मेरा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा, ईआईआर जो निकलेगा वो 10% निकला, ये एनुअली पे किया जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस 95,000 पे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट इनकम बुक कर लूंगा, उसमें से कैश रिसीव्ड जो जो इतना मेरे को कूपन रेट के हिसाब से मिल रहा है वो माइनस कर दूंगा, मेरी क्लोजिंग लाइबिलिटी आ जाएगी। ऐसे ही मैं हर साल करता जाऊंगा, इस 96,500 को मैं अगले साल के लिए ओपनिंग लाइबिलिटी बना लूंगा, ऐसा मैं हर साल करता रह जाऊंगा। एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड मेरी जो फेस वैल्यू एट मेच्योरिटी आनी है, या जो भी मेरी मेच्योरिटी पर रिडेम्पशन अमाउंट आनी है, मेरा क्लोजिंग अमोर्टाइज कॉस्ट उसके बराबर हो जाएगा, मेरी क्लोजिंग अमोर्टाइज कॉस्ट उसके बराबर हो जाएगी। ठीक, ठीक। अब तीसरी बात इसमें 5C मैं करने वाला हूं बोरिंग कॉस्ट की। बोरिंग कॉस्ट क्या होता है, बोरिंग कॉस्ट ये बेसिकली उस इंटरेस्ट की बात करता है, उस इंटरेस्ट की बात करता है जिसको मेरे को एसेट की वैल्यू में ऐड करना है। तो जब भी मेरे पास कोई क्वालिफाइंग एसेट होगा जिसके रिगार्डिंग कोई बोरिंग कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल लग रही है, तो उसको मैं ऐड कर देता हूं जी क्वालिफाइंग एसेट की वैल्यू के अंदर, राइट। लेकिन किस दिन से होगा, जिस दिन जिस दिन जिस दिन मेरा एसेट रेडी टू यूज हो गया है, राइट, रेडी हो गया है, जिस दिन मेरा एसेट रेडी हो गया है। ठीक है जी, ठीक है, सॉरी, नॉट रेडी हो गया, जिस दिन मेरा एसेट रेडी फॉर यूज हो गया, उस दिन मैं इस कैपिटलाइजेशन को रोक दूंगा, उस दिन मैं इस कैपिटलाइजेशन को रोक दूंगा। और शुरुआत कब करूंगा, जब एक्चुअली में बोरिंग कॉस्ट भी लग रही है और मेरा एक्सपेंडिचर ऑन द एसेट भी हो रहा है। जब ये सारी चीजें होंगी तो मेरा स्टार्ट हो जाएगा बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना, और कब रुक रुक जाएगा, जब मेरा एसेट रेडी फॉर यूज हो गया है। इस पीरियड के ड्यूरिंग जितना भी बोरिंग कॉस्ट लगेगा वो एसेट की वैल्यू में ऐड किया जाएगा जी। ठीक है जी। तो आपको जब सवाल आएगा तो ज्यादातर सवाल ऐसा ही दिया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि इतनी बोरिंग कॉस्ट है, इसको फाइनेंस कॉस्ट में हमने डाल दिया है, या इतनी बोरिंग कॉस्ट है, इसको हमने सारा का सारा एसेट की वैल्यू में डाल दिया है। और आपको पीरियड डिफाइन करके दे देंगे कि इस पीरियड के अंदर वो रेडी टू यूज था, इस पीरियड के अंदर वो अभी बन रहा था। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट मेरा एक्चुअली कैपिटलाइज होना था और कितना इंटरेस्ट मेरा फाइनेंस कॉस्ट में जाना था, उसके अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको पहले तो टोटल बोरिंग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, उसके अंदर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्वालिफाइंग एसिड है या नहीं, डिटरमाइन करेंगे क्वालिफाइंग पीरियड कितना है, कितनी देर के लिए कैपिटलाइजेशन होनी थी, कैपिटलाइजेशन पीरियड देखेंगे। ठीक है जी। फिर देखेंगे कि जो करंट हमारा एडजस्टमेंट है, जो करंट उन्होंने ट्रीटमेंट है, वो क्या इसी के अकॉर्डिंग है, अगर नहीं तो मैं
अपनी फिर अपनी एडजस्टमेंट्स करूंगा, उतना ही कैपिटलाइज किया जाएगा जितना एट्रीब्यूटेबल टू क्वालिफाइंग पीरियड एंड एसेट है, बाकी को एक्सपेंडिचर की तरह P&L में डाल दिया जाएगा। ठीक है जी। अब बोरोइंग कॉस्ट की बात वापस अगेन मैं वही बोलूंगा, बोरोइंग कॉस्ट को जाकर पढ़ेंगे तो डिटेल समझ जाएंगे, फिर आपको ये स्टेप्स बहुत मुश्किल नहीं लगेंगे, फिर सीधी सीधी बात लगेगी, सीधी सीधी बात लगेगी। इसका एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी बोरिंग कॉस्ट इनकर हुई 1,20,000 की। ठीक है जी। एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन था जनवरी 2018 से जून तक, मतलब 6 महीने के लिए एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन था, 6 महीने रेडी टू यूज हो गया था, 6 महीने रेडी टू यूज था। तो मैं मेरा पूरे साल का बोरिंग कॉस्ट 1,20,000 है, लेकिन क्वालिफाइंग पीरियड 6 महीने ही है। तो उस क्वालिफाइंग पीरियड का जितना मेरा इंटरेस्ट है विच इज 60,000, वो कैपिटलाइज कर दिया जाएगा। जो बैलेंस है विच इज ऑल्सो 60,000, उसको मैं P&L के अंदर डाल दूंगा। ठीक है जी। आपको इसके अंदर नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, टर्म्स, रेट्स एंड टाइमिंग बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है जी। ठीक है। इससे आपका सारा का सारा काम, ये 5 पॉइंट जो है मेरा 5A 5B 5C खत्म होता है, विच इज रिगार्डिंग फाइनेंस इनकम, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको तीनों में से एक या एक से ज्यादा जरूर दिखेंगे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के अंदर। एंड लेट मी टेल यू, आपको दोनों सिंगल एंटिटी और कंसोलिडेटेड दोनों प्रिपेयर करनी नहीं आती, दोनों में से एक का प्रिपरेशन आता है, दूसरे का एनालिसिस आता है। एंड अभी तक जो सबसे ज्यादा फेवरेट कॉम्बिनेशन एग्जाम रहा है एज पर एग्जामिनर रिपोर्ट, जो हमने एग्जामिनर रिपोर्ट्स देखी हैं उसके अकॉर्डिंगली सबसे फेवरेट जो कॉम्बिनेशन रहा है, वो आपके एग्जामिनेशन के लिए रहा है कि आपको सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी आती हैं और ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस आता है, मतलब कंसोलिडेटेड का एनालिसिस आएगा। तो इसको प्रिपेयर करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मोर ऑफन देन नॉट, मतलब 70% चांसेस है कि ये पेपर के अंदर आएगा ही आएगा। राइट, अगर नहीं आएगा तो इसका एनालिसिस आएगा। ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। देन कम्स ईपीएस का पॉइंट, आपको ईपीएस निकालने के लिए जरूर कहा जाएगा, इक्विटी ट्रांजैक्शंस एंड ईपीएस। आपको ईपीएस निकालने के लिए मोर लाइकली देन नॉट क्वेश्चन के अंदर कहा जाएगा। ठीक है। उसके अंदर आपको शेयर इशू की बात की जाएगी, आप जानते हैं शेयर इशू को कैसे डील करना है। ठीक है। आपको ध्यान रखना है, आपका शेयर कैपिटल होगा और शेयर प्रीमियम होगा जिसको सस्पेंस के थ्रू इशू किया होगा। आप जानते हैं कि इसको कैसे डील करना है, बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, जिस टाइम पे इशू हुआ है उसके अकॉर्डिंगली वेटेड एवरेज निकालेंगे। राइट इशू की बात की जाएगी, तो नंबर ऑफ राइट्स की बात की जाएगी, आपको अप्लाई करना है इशू प्राइस। डिविडेंड्स की बात की जाएगी, जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा तो उससे मेरी इक्विटी रिड्यूस होती है, ध्यान रखिएगा। वो आपको ऐसा बोल सकते हैं कि डिविडेंड डिक्लेयर किया था उसको हमने एक्सपेंसेस में डाल दिया, डिविडेंड से मेरी एक्सपेंसेस, मेरे एक्सपेंसेस पे इम्पैक्ट नहीं आता है, मेरी इक्विटी रिड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि वो रिजर्व्स एंड सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स में से दिया जाता है। जब पे हो जाएगा तो एक फाइनेंसिंग कैश फ्लो होगा, जब अनाउंस हो गया तभी मेरा वो रिटेन्ड अर्निंग से निकल कर डिविडेंड पेबल में चला जाएगा। बेसिक ईपीएस कैसे निकलता है? जनरली इसमें बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन आपसे ज्यादा पूछी जाएगी, डाइल्यूटेड की बहुत कम। आपको पता होना चाहिए बेसिक ईपीएस कितना है मेरा, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स या इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है। आपको राइट्स इशू के लिए और बोनस के लिए खुद अपनी कैलकुलेशन को एडजस्ट करना है। ठीक, ध्यान रखिएगा। देन कम्स प्रायर पीरियड एरर्स, जैसा कि हमने इन्वेंट्री की भी बात करी थी। IS 8 के अकॉर्डिंगली अगर कोई मटेरियल प्रायर पीरियड एरर है तो उसके उसके लिए आपको ओपनिंग बैलेंसेस को रीस्टेट करना है। आपको एडजस्ट करंट ईयर प्रॉफिट को एडजस्ट नहीं करना, ध्यान रखिएगा, करंट ईयर में उसकी एडजस्टमेंट नहीं होगी, बैलेंस शीट में उसकी एडजस्टमेंट नजर आएगी। प्रेजेंट कंपैरेटिव्स आपके रीस्टेट किए जाएंगे, आपको डिस्क्लोज करना होगा उसका नेचर, अमाउंट एंड पीरियड, तो आपको लिख देना है कि इसके डिस्क्लोजर अलग से देंगे। ठीक है जी। ठीक है जी। मतलब इस केस के अंदर ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स बदलेगी। अब मेरे एडजस्टमेंट्स का कहां कहां इंपैक्ट आएगा, वेयर एडजस्टमेंट्स इंपैक्ट, वेयर एडजस्टमेंट्स इंपैक्ट, मैंने एक समरी आपको बनाई है आपके लिए। अगर प्रॉफिट, कौन सी आइटम्स हैं जो मेरी प्रॉफिट एंड लॉस पे इंपैक्ट करेंगी। ठीक है जी। ये मेरे प्रॉफिट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती हैं। रेवेन्यू में अगर कोई एडजस्टमेंट होगी तो यहाँ पर इंपैक्ट आएगा, प्रोविजंस में, डेप्रिसिएशन में, अमोर्टाइजेशन में कोई इंपैक्ट आएगा तो यहाँ आएगी, फाइनेंस कॉस्ट में यहाँ पर बात आएगी, इंटरेस्ट इनकम से यहाँ बात आएगी, टैक्स एक्सपेंस से इनकम से यहाँ बात आएगी।
फेयर वैल्यू चेंजेस से इन पी एंड एल में अगर मेरे फेयर वैल्यू चेंजेस हैं तो भी यहाँ पर बात आएगी। पी एंड एल में फेयर वैल्यू चेंजेस कब जाते हैं? जब मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल की बात की जाएगी तब भी यहाँ पर आएगा। इम्पेयरमेंट लॉसेस की भी बात यहाँ आएगी। फॉरेन एक्सचेंज की भी बात आएगी। फॉरेन एक्सचेंज का पॉइंट हालांकि यहाँ पर कम दिखेगा आपको, यहाँ पर कम दिखेगा, लेकिन हो सकता है कभी आ जाए। तो चलिए, ऐसे आपको पॉइंट्स आपकी पी&एल में इंपैक्ट डालेंगे। बैलेंस शीट में इंपैक्ट करने वाले कौन से हैं? इन्वेंटरी में मैं कोई करेक्शन कर रहा हूँ, रिसीवेबल्स को राइट ऑफ कर रहा हूँ, पीपी रीवैल्यू कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चेंज है, डेफर्ड टैक्स के अंदर, प्रोविजन के अंदर चेंज है, कन्वर्टेबल लोन लाइबिलिटी का चेंज है। यहाँ पर दो में ब्रेक हो जाएगा ना मेरा। इंटेंजिबल एसेट्स की चेंज, इंटेंजिबल एसेट्स की रिकॉग्निशन की बात है। प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट्स है कुछ ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर, तो भी मेरे बैलेंस शीट में इंपैक्ट आएगा। मेरा इक्विटी में इंपैक्ट किससे आएगा? इक्विटी में इंपैक्ट आ जाएगा जी शेयर इशू से, राइट इशू से, बोनस शेयर से, डिविडेंड से, इन सब से मेरा इक्विटी के अंदर इंपैक्ट आएगा। कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो भी मेरा इक्विटी के अंदर इंपैक्ट आएगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस के अलावा मेरी कोई प्रायर पीरियड आइटम्स है तो उसका भी मेरा इक्विटी पे इंपैक्ट आएगा। और मेरे कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स है उसका भी मेरा इक्विटी के ऊपर इंपैक्ट आएगा। कैश फ्लोज का इंपैक्ट, कैश फ्लोज पे किन किन चीजों का इंपैक्ट आता है? डिविडेंड का, इशू ऑफ शेयर्स का, सेल ऑफ एसेट्स का, परचेज ऑफ एसेट्स का, लोन रिसीट्स का, प्रीपेमेंट्स का, इंटरेस्ट पेड का, रिसीव्ड का, टैक्स पेड का एंड प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल का। इन सब चीजों का मेरा इंपैक्ट आएगा कैश फ्लो के ऊपर। चलिए जी, कुछ जनरल रिमाइंडर्स जब आप सवाल करने जाएं तो ये मेरे मेजर पार्ट्स हो गए। ठीक है जी, बस इतने ही पॉइंट्स थे जिनका आपको ध्यान रखना है, जो बार बार पूछे जाते हैं। कुछ जनरल रिमाइंडर्स, आप जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो बड़े ध्यान से पढ़ें। आप सवाल को देखें कि सवाल आपसे मांग क्या रहा है। फिर दूसरी बात, आप स्टैंडर्ड को बड़े प्यार से आइडेंटिफाई करें कौन सा स्टैंडर्ड लग रहा है। फिर डिसाइड करें कि पी&एल में, या आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट में, इक्विटी में, या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, किस में इसका इंपैक्ट आएगा। फिर टाइमिंग की बात करें, करंट पीरियड है या प्रायर पीरियड की आइटम है। फिर साइंस चेक करें कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। एंड डू नॉट फॉरगेट, अगर कोई टैक्स इंपैक्ट है तो उसको कैसे मैनेज करना है। अपने आंसर को बड़े ध्यान से, प्लीज प्लीज अपने आंसर को बड़े ध्यान से क्लियरली एंड वर्किंग्स के साथ शो करिएगा। मैंने एक एग्जामिनर रिपोर्ट के ऊपर भी वीडियो डाली है। प्रॉफिट जो आपका एग्जामिनर रिपोर्ट आया है रिसेंट, उसके ऊपर भी वीडियो डाला हुआ है। आप उसको जाके जरूर देखिएगा। उस एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर बातें करी गई हैं कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग। तो उन चीजों का खासा ध्यान रखेंगे, वो गलतियां नहीं करेंगे जो बाकी स्टूडेंट्स करके आते हैं। आप उससे लगभग 5 से 10 मार्क्स को बचा सकेंगे। आप अपनी सिली मिस्टेक्स जो आप एग्जामिनेशन में, अपनी प्रेजेंटेशन में मिस्टेक्स, होने वाली मिस्टेक्स को बचा सकेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अपनी वर्किंग्स को बड़ी क्लियरली शो करना है, लेबल करके आना है वर्किंग्स को, नंबरिंग करके आनी है वर्किंग्स की, वर्किंग नोट नंबर 1 2 3 4 ऐसा। तो जो अभी हम आंसर देखेंगे, इट वुड बी मोर और लेस आपका आइडियल केस सिनेरियो होगा, जैसा एग्जामिनेशन में आपको आंसर प्रेजेंट करना है। हाउएवर द ओनली डिफरेंस इज कि आप एग्जामिनेशन के अंदर उसको एक वर्ड फॉर्मेट के अंदर या एक्सेल फॉर्मेट के अंदर प्रेजेंट कर रहे होंगे। हम जो आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं वो ऑब्वियसली ऑन स्क्रीन इन 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 स्लाइड्स के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस, दैट इज द ओनली डिफरेंस, राइट। हाउएवर इसके बाद भी हम मैराथन लेने वाले हैं। एक रिवीजन मैराथन बहुत जल्द होने वाला है आपका, जिसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ इसी से नहीं, पूरे के पूरे एफआर के थ्रू, पूरे के पूरे एफआर के ये हम रिवीजन करेंगे। और उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। उसके अंदर मैं एक्सेल का इस्तेमाल थोड़ा बहुत जरूर करूंगा, बाकी सब उसमें भी स्क्रीन के ऊपर किया जाएगा। चलिए जी, एक सवाल है, डुगन कंपनी है एक, डुगन कंपनी का आपको ट्रायल बैलेंस दिया है, आपको इंफॉर्मेशन दी है एज एट 30th June 20x18। ध्यान रखिएगा, आपको इंफॉर्मेशन थाउजेंड्स में दी है। आप भी अपने आंसर को थाउजेंड्स के अंदर ही प्रेजेंट करेंगे, फॉर दैट मैटर इनफैक्ट अपने वर्किंग नोट्स को भी थाउजेंड्स में प्रेजेंट करेंगे। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। क्यों? इससे गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, राइट। आप आंसर उसी उसी भाषा में देंगे जिस भाषा में आपसे सवाल किया गया है। तो अगर आपका सवाल थाउजेंड्स के अंदर है, 000 उन्होंने निकाल के आंसर करा है, सवाल बनाया है, तो आपके आंसर भी वैसे ही होने चाहिए। चलिए जी, एग्जामिनर रिपोर्ट देखेंगे, ये बात मैंने करी है।
कन्वर्टेबल लोन नोट्स, नोट नंबर 4, मतलब कुछ एडजस्टमेंट्स दी हैं नोट नंबर 4 की, 4 7 एडजस्टमेंट्स हैं टोटल। तो नोट नंबर 4 उन्होंने बोला है कि इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है। कन्वर्टेबल लोन नोट्स मैंने पहले ही बोला था, इसके ऊपर सवाल आता है, कितने के हैं? 5000 के। कॉस्ट ऑफ सेल्स 21,700 की। फाइनेंस कॉस्ट अगेन नोट नंबर 4 1240। इन्वेस्टमेंट इनकम 120। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बेसिकली ये डेबिट क्रेडिट साइड है, ठीक है जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नोट 2 एंड 5 को उन्होंने बोला है रेफर करना है आपको, 13,520। रिटेन्ड अर्निंग्स 1 जुलाई 20x17 35,400। रेवेन्यू फर्स्ट नोट को उन्होंने बोला एक बार रेफर करेंगे, 43,200। इक्विटी शेयर कैपिटल $1 ईच एट 1 जुलाई 12,200। टैक्स नोट नंबर 3 को रेफर करना है, 130। नोट्स देखेंगे जरा। डुगन कंपनी entered into a contract where performance obligation is satisfied over time. The total price on the contract is $9 million. The total expected cost is $5 million. Progress towards completion was measured at 50% on 30th June 20x17, मतलब पिछले साल, and 80% on 30th June 20x18, मतलब इस साल। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको परसेंटेज कंप्लीशन मेथड लगाना पड़ेगा, पिछले साल के लिए भी, इस साल के लिए भी। पिछले साल पे लगाएंगे और फिर इस साल पे लगाएंगे। जितना पिछले साल तक का परसेंटेज कंप्लीशन था वो पिछले साल आप रिकॉर्ड कर चुके होंगे। जो इस साल का परसेंटेज कंप्लीशन मेथड के अकॉर्डिंगली वैल्यूज आ रही हैं, वो आपको क्या करना है? आपको एडिशनल अमाउंट जितना कंप्लीट हुआ है, विच इज 30% की वैल्यूज, 30% की वैल्यूज इस साल में रिकॉर्ड करनी है, ध्यान रखिएगा। द करेक्ट एंट्रीज वर मेड इन द ईयर एंडेड 30th June 2017। वो पिछले साल बिल्कुल करेक्ट ट्रीटमेंट है, लेकिन अभी तक इस साल में कोई एंट्री नहीं डाली है। इस साल में कोई एंट्री डाली ही नहीं है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो आप उसके अकॉर्डिंगली रिकॉर्डिंग करेंगे। नीडलेस टू से डबल एंट्री सिस्टम है। हर इसका एडजस्टमेंट का आपके दो दो एस्पेक्ट्स आएंगे हमेशा। On 1st January 20x18, Dugan Company was notified that an ex-employee had started court proceedings against them for unfair dismissal. Legal advice was that there was an 80% chance that Dugan Company would lose the case and would need to pay an estimated 1.012 million on 1st January 20x19। मैं केस हार जाऊंगा ऐसा मेरा उम्मीद है, और मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी कब? 1 जनवरी 20x19 को, ऐसी मेरी उम्मीद है। कितनी उम्मीद है? 80%। क्या ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, फ्रॉम पास्ट इवेंट है, एंड विद प्रोबेबल आउटफ्लो है, जिसको मैं रिलायबली मेंशन एस्टिमेट कर सकता हूं? यस। तो ये प्रोविजन की डेफिनेशन में भी फॉल करता है, प्रोविजन के रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में भी। तो यहां पर मेरी प्रोविजन बनेगी जी, यहां पर मेरी प्रोविजन बनेगी। आप अगर प्रोविजंस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर प्रोविजन बनेगी। देखते हैं इन्होंने प्रोविजन बनाई है या नहीं। बेस्ड ऑन दिस एडवाइस डुगन कंपनी रिकॉर्डेड अ प्रोविजन ऑफ 800 के, बिल्कुल प्रोविजन बनाई है, लेकिन प्रोविजन की वैल्यू उन्होंने 800 के बनाई है। ऐसा क्यों, हम समझ नहीं पाए। ऑन 1 जनवरी 2018 एंड हैज मेड नो फर्दर एडजस्टमेंट, इसके अलावा कुछ नहीं किया। शायद उन्होंने 80% वैल्यू पे प्रोविजन बनाई है, पर मुझे पता है कि प्रोविजन बनाने के दो तरीके हैं, एक मोस्ट लाइकली आउटकम मेथड, दूसरा मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड कब तब लगाते हैं? जब मेरे पास मल्टीपल मल्टीपल आइटम हो। लेकिन अगर मेरे पास एक ही आइटम है, तो मैं क्या करता हूं, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है मोस्ट लाइकली आउटकम के अकॉर्डिंगली उसकी फुल प्रोविजन बनाता हूं। तो मेरी प्रोविजन 1.012 मिलियन के अकॉर्डिंगली बननी चाहिए थी। द प्रोविजन वॉज रिकॉर्डेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये 800,000, मतलब 800,000 मैंने 800 के मैंने रिकॉर्ड कहाँ कर रखा है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर। Duggan Company has a cost of capital of 10% per annum and the discount factor is at 10% for 1 year is this। मैं एक साल बाद पे करने वाला था, एक साल बाद पे करने वाला हूं। तो आपको नहीं लगता कि एक साल के लिए इसको डिस्काउंट कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बता दिया है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतना है, और डिस्काउंटिंग का एक साल की डिस्काउंटिंग ऐसे होगी, डिस्काउंट फैक्टर बिल्कुल डिस्काउंटिंग। यहाँ पर फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर प्रोविजन बनानी है, दूसरा उसकी डिस्काउंटिंग करनी है। आप देखिए डिस्काउंटिंग करने के बाद क्या अनवाइंडिंग करने की भी जरूरत पड़ेगी? जी हाँ, जी हाँ। क्यों? डेट्स को देखिएगा जरा, अनवाइंडिंग भी होगी। डेट्स को देखिएगा जरा। मेरा प्रोविजन बनाया जा रहा है 1 जनवरी 20x18 को,
और मेरा ईयर खत्म कब हो रहा है? 30th जून को। तो 6 महीने का इंटरेस्ट ब्याज 20 के ऊपर मैं रिकॉर्ड करूंगा। 6 महीने का ब्याज 20 के ऊपर रिकॉर्ड करूंगा, कैसे? 10% के हिसाब से। चलिए जी, इसका पूरा ट्रीटमेंट अभी आंसर में देख लेंगे, आपको ओवरव्यू देते चल रहा हूं। बैलेंस रिलेटिंग टू टैक्स इन द ट्रायल बैलेंस रिलेट्स टू द अंडर और ओवर प्रोविजन फ्रॉम द प्रायर पीरियड। जितना भी है उन्होंने बोला, ये बैलेंस मेरे पास जो खड़ा है ये पिछले साल का अंडर या ओवर प्रोविजन है। टैक्स एस्टिमेट फॉर द ईयर एंडेड 30th जून इज $2.1 million। पिछले को तो खत्म ही कर देना, मतलब इस साल का मेरा टैक्स कितना है? $2.1 million का मेरा एस्टिमेट है, टैक्स एस्टिमेट है। इन एडिशन टू दिस देयर हैज बीन अ डिक्रीज इन टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस ऑफ 2 million इन द ईयर। मेरे टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस डिक्रीज हो गए हैं, मतलब मेरा डेफर्ड टैक्स भी डिक्रीज हो जाएगा। Dugan pays a tax at 25%। The movements in deferred tax are to be taken to the statement of P&L। उन्होंने बता दिया P&L में लेके जाना है, ना भी बताते हम P&L में ही लेके जाने वाले थे। फिर आया फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Dugan कंपनी issued $5 million 6% convertible loan on 1st July 2017। इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली इन अरियर्स। इन अरियर्स मतलब एडवांस में नहीं, पेबल जब साल खत्म होगा तब। तो 1 जुलाई 2017 के बाद जो फर्स्ट इंटरेस्ट दिया जाएगा दैट वुड बी ऑन 30th जून। मेरा 30th जून को पहली बार इंटरेस्ट दिया जाएगा, 30th जून 2018 को। ठीक है जी। दीज बॉन्ड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 शेयर फॉर एवरी $2 ऑन 30th June 20x19। तो यहां पर इसमें इक्विटी का भी कुछ हिस्सा है। सिमिलर लोन नोट्स विदाउट कन्वर्जन राइट्स इनकर इंटरेस्ट एट 8%। उन्होंने बता दिया 8% इंटरेस्ट बनता है इसका। डुगन कंपनी रिकॉर्डेड द फुल अमाउंट इन लाइबिलिटीज। उन्होंने तो पूरा लाइबिलिटी बना लिया, जबकि ये गलत ट्रीटमेंट है। आप जानते हैं इसमें लाइबिलिटी और इक्विटी दोनों के पोर्शन है, तो हम इसको सेग्रीगेट करेंगे जी। एंड हैज रिकॉर्डेड द एनुअल पेमेंट मेड ऑन 30th June ऑफ दिस इन फाइनेंस कॉस्ट। उन्होंने 0.3 मिलियन की जो कॉस्ट है उसको फाइनेंस कॉस्ट बनाया। ये 0.3 मिलियन कहां से आया? उन्होंने 6% ऑन $5 million कैलकुलेट किया, जबकि मैं जानता हूं मुझे कूपन रेट नहीं, एक्सपेक्टेड सॉरी मेरा जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है उसको निकालना है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को निकालना है। उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $1 दी है इन 1 ईयर इन 2 ईयर्स, 6% और 8% के हिसाब से। 2 साल का कन्वर्टेबल बॉन्ड है ना, तो मेरे को 2 साल के बाद मेरे को क्या करना है? मेरे को 2 ईयर्स के बाद का देखना है। 2 ईयर्स के बाद मेरे पास क्या रीपेमेंट करनी है मैंने, और इन बिटवीन क्या इंटरेस्ट जाएगा, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालकर लाइबिलिटी की वैल्यू निकालेंगे। बची हुई इक्विटी की वैल्यू होगी, लाइबिलिटी की वैल्यू के ऊपर मेरी फाइनेंस कॉस्ट होगी। ये मेरे यहाँ पॉइंट का क्रक्स है। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी तीन चीजें होंगी मेरी, एक लाइबिलिटी की वैल्यू, इक्विटी की वैल्यू एंड फिर फाइनेंस कॉस्ट। ठीक। डुगन कंपनी ने एक कंस्ट्रक्शन बेगन करी है, बेगन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइटम प्रॉपर्टी ऑन 1st July 2017 विच वाज कंप्लीटेड ऑन 31st March 2018। मतलब 3 महीने कंस्ट्रक्शन में नहीं था, 9 मंथ्स कंस्ट्रक्शन में था। तो 9 मंथ्स। अब यहां पर वो क्या बात करेगा? बोरिंग कॉस्ट की बात करेगा। कॉस्ट ऑफ $32 million वॉज कैपिटलाइज्ड। 32 मिलियन की कॉस्ट लगी थी, सारी की सारी कैपिटलाइज कर दी। दिस इंक्लूडेड 2.56 मिलियन बीइंग अ फुल 12 मंथ्स इंटरेस्ट ऑन 25.6 मिलियन। 10% लोन, 10% लोन टेकन आउट स्पेसिफिकली फॉर दिस कंस्ट्रक्शन। इस कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेशली एक लोन लिया गया था, एक स्पेसिफिकली लोन लिया गया था। उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट दिया हमने, उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट दिया, सारा का सारा इंटरेस्ट, सारा का सारा इंटरेस्ट उसको हम कैपिटलाइज कर बैठे हैं। हमने कैपिटलाइज कर लिया है ऑलरेडी। क्या कैपिटलाइज करना था? नहीं। तो इसका रिवर्सल की बात करेंगे। सारा कैपिटलाइज नहीं होना था। ऑन कंप्लीशन द प्रॉपर्टी हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 20 ईयर्स। जब प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी तो उसकी 20 साल की यूजफुल लाइफ है जी, 20 साल की यूजफुल लाइफ है। तो ये डेप्रिसिएशन की भी यहां पर बात होगी। अगर मेरे एसेट की वैल्यू बदलेगी तो ध्यान रखिएगा मेरी डेप्रिसिएशन में भी चेंज आएगा, ये खास ध्यान रखेंगे। Dugan company also recorded $0.4 million in operating expenses। किस चीज के लिए? रिप्रेजेंटिंग डेप्रिसिएशन।
अगर मेरे एसेट की वैल्यू बदलेगी, जो कि बदलनी है, क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट सारी कैपिटलाइज कर दी है, मैं उसको कम करूंगा, तो मेरी डेप्रिसिएशन की भी वैल्यू बदलेगी। ध्यान रखिएगा, खास ध्यान रखिएगा। ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इट हैज बीन डिस्कवर्ड दैट द प्रीवियस फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ डुबगन कंपनी एंगेज्ड इन फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. Currently, $2.5 million of trade receivables have been deemed to not exist. 2.5 मिलियन के डेटर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, and requires to be written off. Of this, 0.9 million relates to this year, and with 1.6 million relating to earlier periods. 0.9 million को थ्रू P&L रूट करेंगे, 1.6 मिलियन को कहां से रूट करेंगे? रिटेन्ड अर्निंग से। On 1st November 2017, Dugan Company issued 1.5 million shares at their full market price of 2.20. The proceeds were credited to a suspense account. ये क्या है? ये क्या है जी? ये मेरा शेयर इशू है। ये मेरा शेयर इशू है। ये कहां पर इंपैक्ट डालेगा? ये मेरा इक्विटी के अंदर इंपैक्ट डालेगा। एंड अगर ईपीएस निकालना है तो उसकी कैलकुलेशन के अंदर भी। आपको क्या करना है? आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बनानी है। आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है। आपको बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना है। ये आपको तीन चीजें करनी है। ये तीन चीजें करनी है जी। आई होप आप इस सवाल को एक बार यहां पर वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करेंगे। स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे, वीडियो से स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे और एक बार खुद ट्राई करेंगे जरूर। जरूर एक बार खुद ट्राई करेंगे एंड फिर आंसर को मेरी आंसर डिस्कशन को सुनेंगे। मेरी आपसे उम्मीद, आप यहाँ पर वीडियो को एक बार वीडियो को रोक कर एक बार क्वेश्चन को ट्राई जरूर करेंगे जी। खुद खुद एक बार ट्राई जरूर करिएगा। काफी काफी हेल्प होगी, काफी हेल्प होगी। आई एम टेलिंग यू, अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। और अगर नहीं भी हुआ तो दैट इज ओके। हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ये स्टेप वाइज मार्किंग है जी। तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर ठीक आए ना आए, अगर आप स्टेप्स सही कर रहे हैं, अपने वर्किंग नोट्स क्लियरली बना रहे हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। हम शुरुआत करते हैं इसकी अपनी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, सबसे पहले मुझे रेवेन्यू उठाना है जी। रेवेन्यू उठाना है। तो रेवेन्यू मेरा कितना था? 43,200, ये मेरे पास था। लेकिन रेवेन्यू में क्या एक एडजस्टमेंट भी थी? बिल्कुल एडजस्टमेंट थी, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड की। परसेंटेज कंप्लीशन मेथड की। मेरा रेवेन्यू उन्होंने बोला था 80% कंप्लीट, 80% कंप्लीट हो चुका है। 80% कंप्लीट हो चुका है, राइट। पिछले साल तक 50% कंप्लीट था। तो जब 50% कंप्लीट था तो मैंने $4.5 मिलियन को रिकॉग्नाइज किया होगा। अब 80% कंप्लीट है ऑफ 9 मिलियन, तो मैंने 7.2 मिलियन को रिकॉग्नाइज करना है। अब 7.2 मिलियन तक तक का रिकॉग्निशन करना है। 4.5 का तो हो ही चुका है, तो मेरे को एक्स्ट्रा $2.7 मिलियन का रिकॉग्निशन करना है। 2.7 मिलियन मतलब 27 लाख। अब मैं इसको थाउजेंड्स में रिप्रेजेंट जब करूंगा तो ये तीन जीरो एंड वाले खत्म हो जाएंगे, विच वुड बी इक्वल टू 2700। फिर ये थाउजेंड में लिखा जाएगा। मेरे को आंसर थाउजेंड में ही लिखना है, तो 2700, 2700, 1000। मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी ऐसे ही फर्क आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी 80% होना चाहिए था, 5 मिलियन। इस 50% ऑलरेडी पिछले साल हो चुका था, तो मेरी एक कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी इंपैक्ट आएगा। रेवेन्यू में देखिए मैंने 2700 ऐड कर दिया, क्योंकि इसका कुछ भी नहीं किया था मैंने, अभी तक आपको बताया गया था। कॉस्ट ऑफ सेल्स में मैंने 1500 ऐड कर दिया, तो ये मेरे दो चीजें हो गई। इसके बाद जो मेरे पास अमाउंट बची, दैट इज माई ग्रॉस प्रॉफिट। दैट इज माई ग्रॉस प्रॉफिट। ये शो करना ऑप्शनल है। ध्यान रखिएगा, एज पर IFRS 18 ये शो करना ऑप्शनल है। कंपल्शन क्या है? मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट शो करना, इन्वेस्टमेंट इनकम शो करना,
एंड ये भी कंपलसरी है, प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्सेस शो करना, फिर प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्सेस प्रेजेंट करना एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रेजेंट करना। तो ये सारे कंपलसरी है, राइट, ये कंपलसरी है, इनको आप प्रेजेंट करेंगे ही करेंगे। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर तो कई चीजें हमें नजर आएंगी, तो उसको उसको हम 13,520 ट्रायल बैलेंस वाली वैल्यू को तो लिख लेते हैं, बाकी एडजस्टमेंट्स अभी करेंगे, इसको खाली छोड़ देंगे। ठीक है, अब एक एक करके एडजस्टमेंट्स को करना शुरू करेंगे। सेकंड एडजस्टमेंट मेरी किसके रिगार्डिंग थी? सेकंड एडजस्टमेंट मेरी प्रोविजंस के रिगार्डिंग थी। मैंने क्या बोला था, यहां पर प्रोविजन बनेगी और डिस्काउंट करके बनेगी, प्रोविजन बनेगी डिस्काउंट करके बनेगी। तो चलिए देख लिए जरा, सेकंड वर्किंग नोट प्रोविजन का ही है क्या? बिल्कुल प्रोविजन का ही है। 1.012 मिलियन का मेरा ये पे करना पड़ेगा मुझे, ठीक है जी। तो इसकी इसकी मोस्ट लाइकली आउटकम मेथड के अकॉर्डिंगली एमएलओ मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है जी। 1.012 का फुल फुल रिकॉग्निशन होगा, यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू पे नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि मेरे पास मल्टीपल आइटम्स नहीं है, एक ही आइटम है, दो ही पॉसिबिलिटीज है, मोस्ट लाइकली आउटकम के अकॉर्डिंगली फुल प्रोविजन बनेगा। लेकिन क्योंकि ये एक महीने बाद पे होने की एस्टिमेशन है, तो इसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले लूंगा। प्रेजेंट वैल्यू कैसे लूंगा? इसका 10% के अकॉर्डिंगली मेरा जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरी वैल्यू निकल के आएगी कुछ, मेरी वैल्यू कुछ निकल के आएगी 9,20,000 राउंडेड ऑफ, इतना वैल्यू निकल के आ रहा है। ऑलरेडी मैं 8 लाख की प्रोविजन बना चुका हूं, बाकी 1,20,000 की, मतलब 120 की और प्रोविजन बनाऊंगा, 1,20,000 की 120 की और प्रोविजन बनाऊंगा। तो ये मैंने 120 ऐड कर दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर 120 ऐड कर दिया, ठीक। मैंने क्या बोला था, अब अनवाइंडिंग का भी ध्यान रखना। अनवाइंडिंग कैसे होगी इस डिस्काउंट की? इसकी अनवाइंडिंग करने की भी जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। इसका अनवाइंडिंग होगा जी, अनवाइंडिंग होगा। अनवाइंडिंग कैसे होगा? जो मेरी वैल्यू वैल्यू है 9,20,000 की, इसके ऊपर 10% फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि 6 महीने, 6 महीने के लिए ही, 6 महीने ही इसी साल में फॉल कर रहे हैं, तो 6 महीने का इंटरेस्ट अनवाइंड किया जाएगा 46,000, 46,000। तो ये मेरी फाइनेंस कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, वट एवर इज योर फाइनेंस कॉस्ट, उसमें 46 ऐड हो जाएगा। 1240 ऑलरेडी है, 46 उसमें ऐड हो गया, 46 उसमें ऐड हो गया। चलो जी, ये भी हो गया। थर्ड मेरी टैक्स की पॉइंट आया, मेरा करंट एस्टिमेट टैक्स का कितना है? 2100, 2100 ये ऑलरेडी गिवन है। डेफर्ड टैक्स मेरा $2 मिलियन पे उन्होंने बोला डिक्रीज हो गई है, टेम्परेरी डिफरेंसेस आ गए हैं, उसका 25%, 500 से डेफर्ड टैक्स, क्योंकि मेरा टेम्परेरी टैक्सेबल डिफरेंसेस कम हो गए हैं, तो 500 से मेरा डेफर्ड टैक्स भी कम हो जाएगा। प्रायर पीरियड की ओवर प्रोविजन 130 ऑलरेडी गिवन है, 1470 मेरे को नया नया प्रोविजन बनाना है। 1470 मेरा इस बार एज इनकम टैक्स एक्सपेंस जाएगा, जो कि मैंने यहां पर डाला है 1470, 1470 ये पूरा का पूरा वर्किंग नोट 3 में कवर्ड है जी। ये भी हो गया। फोर्थ पॉइंट को देखते हैं जरा। फोर्थ पॉइंट में उन्होंने कन्वर्टेबल लोन नोट्स की बात करी है, उसको मैं क्या करूंगा? मेरे $5 मिलियन के लोन नोट्स हैं, ठीक है जी। 8% का उन्होंने बोला है लाइबिलिटी के ऊपर, अगर कन्वर्जन ऑप्शन ना देते तो 8% का इंटरेस्ट लगता, तो 8% के अकॉर्डिंगली इसको पहले प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आऊंगा, 8% के अकॉर्डिंगली इसको पहले प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आऊंगा। ठीक, कैसे करेंगे जरा देखते हैं। 8% पहले तो देखिए, मेरा दो चीजें जाएंगी, 30th जून 20x19 को और 30th जून 20x18 को, दो दो साल में ये चीजें जाएंगी। यहां पर पेमेंट की जाएगी इंटरेस्ट की, 3 लाख के लगभग इंटरेस्ट की पेमेंट की जाएगी पहले, तो उसका उसका डिस्काउंट फैक्टर एट 8% ले लिया, प्रेजेंट वैल्यू आ गई। फिर मेरी ईयर एंडेड 30th जून 20x19 को पेमेंट किस चीज की जाएगी? एक तो 5 लाख रुपए वापस किए जाएंगे, सॉरी 5 मिलियन रुपीज, 5 मिलियन रुपीज वापस किए जाएंगे, 50 लाख रुपीज। उसके ऊपर 3 लाख का इंटरेस्ट और अलग से माइनस किया जाए, और अलग से दिया जाएगा, उसको डिस्काउंट करेंगे पॉइंट 2 साल के लिए 8% के अकॉर्डिंगली, ये वैल्यू आएगी। इसका टोटल वैल्यू जो आया 4820, दिस वुड बिकम माई लाइबिलिटी। बेसिकली लाइबिलिटी के अंदर होने वाले फ्यूचर कैश आउटफ्लोज दो ही हैं, एक तो इंटरेस्ट 2 सालों का, और फिर मेरी रिडेम्पशन, फिर मेरी रिडेम्पशन।
उसको मैं प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आऊंगा यूजिंग द ई आई आर मेरा इस केस के अंदर 8% है। उससे मैं इंटरेस्ट को करंट वैल्यू पे लेके आया, सॉरी, मेरी आउटफ्लोज को करंट वैल्यू पे, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आया। दिस बिकेम माई लाइबिलिटी एलिमेंट। 50 लाख में से, 50 लाख में से, इसको आप 5,000 लिख सकते हो, 4820 लाइबिलिटी है। बचा 180 मेरी इक्विटी होगी, बचा मेरा 180 इक्विटी होगा, राइट। और मेरा इंटरेस्ट जो हर साल इस पे लाइबिलिटी पे अप्लाई होगा एज अ फाइनेंशियल कॉस्ट, वो 4820 के ऊपर 8% के अकॉर्डिंगली लगेगा, 8% के अकॉर्डिंगली लगेगा। अब इसके दो एस्पेक्ट्स आएंगे। एक तो बैलेंस शीट में इंपैक्ट आएगा, बैलेंस शीट मुझे बताने बनाने के लिए बोली नहीं है, उधर मेरे को जाने की जरूरत नहीं। पीएनएल के अंदर क्या इंपैक्ट आ रहा है, मेरा 386 का फाइनेंस कॉस्ट आ रहा है, मैंने कितना नोट किया हुआ है, 3 लाख रुपए। तो 86,000 से मेरी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, 86,000 से फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे जरा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे जरा। फिफ्थ, कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट आ गया जी। तो पूरे साल का कितना इंटरेस्ट था, 2.56 मिलियन। 2.56 मिलियन पूरे साल का था। मुझे पता है कि उन्होंने पूरा कैपिटलाइज कर दिया, होना कितना चाहिए था कैपिटलाइज, 9 मंथ्स का, और 3 महीने का नहीं होना चाहिए था। तो इसका 1/4 मेरा रिवर्स कर दिया जाएगा कैपिटलाइजेशन से। इसका 1/4 कितना बनता है जी, 2.56 मिलियन का, ठीक है, 1/4 या 3/12 हिस्सा कितना बनता है, 6,40,000, 6,40,000, 640 टू बी प्रिसाइज। ये इंटरेस्ट मेरा कैपिटलाइज नहीं किया जाना चाहिए, एक्सपेंडिचर में जाएगा, तो इससे मेरी एसेट की वैल्यू कम होगी, एसेट की वैल्यू कम होगी, और साथ ही साथ मेरा मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो 640 से आप देखेंगे मेरा फाइनेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया होगा। इसी के साथ, क्योंकि मेरे एसेट की वैल्यू बदली है, मेरे एसेट की वैल्यू बदली है, तो इसी के साथ मेरी डेप्रिसिएशन की भी वैल्यू बदल जाएगी। 640 के ऊपर अब ये मेरा एसेट नहीं रहा, एसेट नहीं रहा, तो इसकी डेप्रिसिएशन भी नहीं रहेगी। तो इसको डिवाइड करेंगे बाय 20 विच इज द यूजफुल ईयर्स, एंड मल्टीप्लाई करेंगे 3/12 से, क्योंकि 3 महीने ही, ये 3 महीने के लिए ही ऐसा है। तो $8,000 आता है जी, ये मेरा डेप्रिसिएशन की एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देगा। तो ये आपका -8 आ गया ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर के अंदर। ये फिफ्थ पॉइंट भी हो गया। छठवां पॉइंट देख ले जरा। छठवां पॉइंट, इट हैज बीन डिस्कवर्ड दैट प्रीवियस फाइनेंशियल कंट्रोलर, अच्छा 2.5 मिलियन के उन्होंने बोला था ट्रेड रिसीवेबल्स कम करने हैं, 1.6 मिलियन इस साल के अंदर, 0.9 मिलियन पिछले साल, सॉरी 0.9 मिलियन इस साल के अंदर, 1.6 मिलियन पुराने सालों के अंदर। तो 1.6 मिलियन तो मेरा बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, और मेरा 0.9 मिलियन इसी के अंदर आ जाएगा, 0.9 मिलियन, जिसको हम 900 बोलेंगे, 900 बोलेंगे जी, ठीक। रिमेनिंग जो 1.6 है वो प्रायर पीरियड आइटम है। फिर सेवेंथ में उन्होंने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए बोला है, नहीं बोला नहीं है लेकिन निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी के लिए एडजस्टमेंट है, ईपीएस, ईपीएस जो निकालना है भैया, ईपीएस जो निकालना है। तो पहले 1 जुलाई से 12,200 मेरे नंबर ऑफ शेयर्स थे, कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। तो वेटेड एवरेज आ गया 4067। फिर अगले महीनों के लिए आप इसको ऐसा भी कर सकते थे कि मैं 12,200 शेयर्स को 12/12 के लिए कर लीजिए पूरे साल के लिए। और एडिशनल शेयर्स जो आ रहे हैं, जो आपके एडिशनल शेयर्स आ रहे हैं, एडिशनल शेयर कितने हैं, एडिशनल शेयर्स देखेंगे जरा, 1.5 मिलियन शेयर्स हैं, तो 1500 लिखेंगे उसको, 1500, जो मेरे 1500 शेयर्स हैं, 1500 शेयर्स हैं जिनकी वैल्यू भी 1500 ही होगी, फेस वैल्यू लेना है ना हमें, वो भी 1500 ही होगा। तो वो यहाँ पर 8 महीनों के लिए अलग से लिए जाते हैं। अगर आप ऊपर 12,200 4 महीने के ले रहे हैं, तो 8 महीने के लिए फिर मैं 12,200 प्लस 1500 दोनों को लूंगा, तो वेटेड एवरेज ही आ गया। टोटल मेरा वेटेड एवरेज 13,200 आया। अब कुछ नहीं करना जी, सारी वैल्यूज हमने डाल दी है पीएनएल के अंदर, बाकी बची हुई वैल्यूज आपकी कहाँ से आ जाएंगी, बची हुई वैल्यूज आप उठाएंगे, इन्वेस्टमेंट इनकम गिवन है ट्रायल के अंदर, प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग ये मेरा ऑब्वियसली माइनस करके फिगर आएगा,
ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस मैंने डाल दिया, प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्सेस निकल आया, इनकम टैक्स एक्सपेंस भी मैंने डाल दिया, मेरा फाइनल आंसर विच इज प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। मेरा फाइनल आंसर प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। तो मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ए पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हो गया। बी पार्ट के अंदर मेरे को चेंजेस इन इक्विटी दिखाने थे, चेंजेस इन इक्विटी दिखाने थे। तो मैं ओपनिंग बैलेंस से शुरू करूंगा। ओपनिंग बैलेंस मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग्स का और शेयर कैपिटल का होगा। प्रायर पीरियड एरर मैंने बोला था कि यहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा रिटेन्ड अर्निंग से 1600, वो माइनस करेंगे। ये कहाँ से आया? ये पहले 12,235,400 मेरा ट्रायल से आया था जी। प्रायर पीरियड एरर को मैंने सेटल कर दिया 1600, मेरे पास रीस्टेटेड बैलेंस आ गया। अब क्या करेंगे? अब नए नए नई चीजों की बात करेंगे। एक तो शेयर इशू आएगा और जिसके ऊपर कुछ अमाउंट मेरी फेस वैल्यू की है जो शेयर कैपिटल में जाएगी, कुछ अमाउंट प्रीमियम की है वो शेयर प्रीमियम में जाएगी। ठीक है जी, ठीक है जी। एक कन्वर्टेबल ऑप्शन जो हमने इशू करी थी 180 की, उसकी अलग, कन्वर्टेबल ऑप्शन की अलग वैल्यू आएगी। ठीक। एंड फाइनली मेरे क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे जी। क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। एक प्रॉफिट इसमें ऐड करेंगे, जो मेरा अपडेटेड प्रॉफिट आ रहा है वो ऐड कर देंगे एंड मेरे क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। अब इसी वैल्यू को, जो मेरा 4806 है, क्योंकि और तो कोई प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह तो है नहीं, इस 4806 को डिवाइड कर देंगे बाय नंबर ऑफ शेयर्स विच इज 13,200, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो मेरे पास ईपीएस भी निकल आया। सर बस ऐसा ही सवाल आएगा एग्जामिनेशन में, बिल्कुल हाँ, ऐसा ही सवाल आएगा और इन्हीं पॉइंट्स के अराउंड, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आपको सवाल बनाया जाएगा, आपके लिए सवाल बनाया जाएगा। ठीक। तो आप देखिए इसकी मार्किंग गाइडेंस देखिए। रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए ही 2.5 नंबर थे, जहां पर बेसिक एडजस्टमेंट थी, कुछ भी नहीं था। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए 3.5 नंबर थे, यहां पर मेजर एडजस्टमेंट थी। देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर तीन चार, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लगभग 4 एडजस्टमेंट थी। अगर आप ये सही निकाल लेते और इसकी एडजस्टमेंट्स को सही से डिफाइन कर लेते, सिर्फ एक नंबर लिखने के मार्क्स नहीं है, आपको उसके पीछे की एक्सप्लेनेशन भी देनी है, उसके पीछे के जितने भी पॉइंटर्स हैं सबको कवर करना है। इसके 3.5 नंबर थे। फाइनेंस कॉस्ट निकालने के अगेन बड़ा पॉइंट था, 3.5 नंबर थे। पीछे सारे पॉइंट्स अगर ठीक होंगे तब ये नंबर मिलेंगे। 3.5, इसमें स्टेप वाइज मार्किंग है। अगर आप पीछे वर्किंग नोट्स के अंदर कैलकुलेशन ठीक कराते हैं, ठीक है जी, अगर किसी पॉइंट की वजह से आपका कैलकुले फाइनल फाइनेंस कॉस्ट गलत आती है, तो उस पॉइंट के मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन बाकी पॉइंट्स के मिल जाएंगे। तो आप ये ध्यान रखेंगे, अपने आंसर को वर्किंग नोट्स में ब्रेक डाउन करेंगे, प्रॉपरली वर्किंग नोट्स बनाएंगे जैसे हमने इस आंसर के अंदर बनाए। इन्वेस्टमेंट इनकम एंड टैक्स निकाल लेते तो 2.5 नंबर और मिलते, तो ये टोटल 12 नंबर का था। फिर ओपनिंग बैलेंसेस इंक्लूडिंग एरर अगर आप स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में ठीक कर देते तो 2 नंबर थे। शेयर इशू प्रॉफिट लोन नोट्स 3 पॉइंट थे, 3 नंबर के, हर पॉइंट 1 नंबर का था। 5 नंबर का ये हो गया। ईपीएस कैलकुलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड मक्खन वाला ही सवाल, 3 नंबर का मिलता, 20 नंबर पूरे आ जाते। अगर आपकी बाकी कैलकुलेशन गलत होती तो ईपीएस की कैलकुलेशन भी गलत हो जाती, लेकिन मेथड सही शो करने के आपको फिर भी मार्क्स मिलते, फिर भी मार्क्स मिलते ईपीएस के। राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। यहां पर एग्जामिनर रिपोर्ट भी हमने ऐड करी है। एग्जामिनर ने क्या बोला? ओवरऑल परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी था यहाँ पर स्टूडेंट्स का, लेकिन कुछ गलतियां फिर भी बच्चों ने करी। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो आइडेंटिफाई कर लिया बच्चों ने, लेकिन ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि पिछले साल के अंदर भी ऑलरेडी कुछ कुछ वैल्यूज की रिकॉग्नाइज कर चुके हैं हम। ये बच्चों ने कई बार इग्नोर कर दिया, उसकी वजह से उनका आंसर गलत आया। और अनफेयर डिसमिसल के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस आंसर में नजर आए बच्चों एग्जामिनर को। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 8 लाख की अमाउंट को ही डिस्काउंट कर दिया था। वो भूल गए कि यहाँ पर मोस्ट लाइकली आउटकम मेथड लगेगा। तो ये गलती बच्चों ने करी, ये बच्चों ने करी। अगर उन्होंने मोस्ट लाइकली आउटकम मेथड के अकॉर्डिंगली उसको वैल्यू कर भी दिया और उसको डिस्काउंट भी कर दिया, तो अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट को भूल गए। तो ये चीजें की गलती यहाँ पर हुई, आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा कन्वर्टेबल लोन वाला पॉइंट उन्होंने बोला, बच्चों ने ठीक तरीके से अटेम्प्ट किया, लेकिन यहां पर गलती क्या थी? कॉमन मिस्टेक जो बच्चों ने करी वो क्या किया? उन्होंने मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को ना लेकर फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए कूपन रेट को ले लिया, जो कि गलत था, जो कि गलत था।
या फिर कूपन रेट से ही स्प्लिट करने की कोशिश करी कन्वर्टेबल लोन और कन्वर्टेबल लोन को डेट और इक्विटी के अंदर, जो कि 6% था, जो कि गलत था। आपको 8% का रेट लेना था। फिर भी उन्होंने बोला कि आपको ये 6% की फिगर के अलावा आपने ये गलती अगर कर भी दी तो आपको फर्दर आपके ओन स्टेप मार्क्स जरूर मिलते हैं, ओन फिगर मार्क्स जरूर मिलते हैं। मतलब आप अगर बाकी स्टेप्स फर्दर स्टेप्स ठीक कर देते, पहला स्टेप गलत करते, फर्दर स्टेप्स ठीक कर देते, तो फर्दर स्टेप्स के मार्क्स मिल जाते। जैसा कि मैंने पहले भी फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आपसे बात करी। तो अगर आप स्टेप वाइज अप्रोच से चलेंगे, तो अगर आपका कोई स्टेप गलत भी हो गया तो उसको छोड़ के आप अगले स्टेप्स के नंबर फिर भी मिल जाएंगे, चाहे उसका आंसर डिपेंडेंट है ऑन द प्रीवियस स्टेप। ठीक ठीक है जी। और ऑल्सो बोरोइंग कॉस्ट के ट्रीटमेंट के अंदर भी बच्चों ने गलती करी। बोरोइंग कॉस्ट के ट्रीटमेंट के अंदर बहुत अलग अलग तरीके से बच्चों ने गलती करी। पहला, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग कॉस्ट मस्ट बी कैपिटलाइज ऑन अ क्वालिफाइंग एसेट, लेकिन तब तब तक ही एसेट को तब तक ही उसको आप क्या कह सकते हैं, उसको उसको ऐड किया जाएगा, कैपिटलाइज किया जाएगा, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसका एक्सपेंस, उसका लोन का होने वाला इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होता, एक्सपेंडिचर बन जाता है। तो बच्चों ने पूरे 12 महीने की कैपिटलाइजेशन को लेकर चले, ये बच्चों ने गलती करी। राइट, यहाँ पर रिमूवल होना था, जो बच्चों ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। ऑल्सो अगर ध्यान दे दिया तो डेप्रिसिएशन की गलती को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो उसका भी ध्यान रखना है। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला शेयर इशू को बच्चों ने चेंजेस ऑन इक्विटी में, चेंजेस इन इक्विटी की स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया। ठीक ठीक रिकॉर्ड किया, लेकिन उसको वो अच्छे से डील नहीं कर पाए इन ईपीएस, ईपीएस वाले पॉइंट के अंदर अच्छे से डील नहीं कर पाए। क्यों? वो नंबर ऑफ शेयर्स को शायद अच्छे से ठीक से नहीं देख पाए। नंबर ऑफ शेयर्स तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली दिए थे और फेस वैल्यू गिवन थी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। कैंडिडेट शुड नो दैट ऑल ऑफ दीज इश्यूज हैव बीन असेस्ड प्रीवियसली बाय द एफआर एग्जामिनेशन। जितने भी ये पॉइंट्स हैं, ये बार बार आपको पूछे जा चुके हैं, तो इनके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए जी। इनके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। मैंने आपको बोला ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करके आए थे पहले ही, और क्वेश्चन के अंदर भी डिस्कस कर लिए। एक और सवाल है, एक और क्वेश्चन है जिसके मैं सिर्फ और सिर्फ डेप्थ में नहीं जाऊंगा, सिर्फ पॉइंटर्स को डिस्कस कर दूंगा और आपके लिए होमवर्क होगा। आंसर इसी नोट्स की कंटिन्यूशन में है, और नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे आपको पता है, कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जो आपको लिंक पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन पे ले जाएगा। एक फ्री कोर्स में आपको रजिस्टर करना है, वहां से आप इन इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप इन नोट्स को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई भी डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। ये नोट्स में इसका आंसर भी गिवन है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसके पॉइंटर्स को डिस्कस करूंगा, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा। एक कंपनी है जिसने एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस गिवन दे रखा है, रेवेन्यू दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सारी चीजें दे रखी हैं, इनकम टैक्स दिया है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी दिया है, प्रोविजन दी है, रिटेन्ड अर्निंग्स, सब कुछ दे रखा है। मैं सीधा इसके पॉइंट्स के ऊपर आ रहा हूं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट। क्या रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है? MIMS company, MIMS company noted that there as an error in the inventory count on 31st December 20x14, meaning that by the closing inventory balance in 20x14 financial statements was overstated by $0.7 million। इससे क्या होगा? मेरी इन्वेंट्री को मुझे कम करना पड़ेगा। ये प्रायर पीरियड आइटम है जी, प्रायर पीरियड आइटम है, मेरी इन्वेंट्री कम होगी। इन्वेंट्री के साथ साथ इन्वेंट्री के साथ साथ मेरे रिटेन्ड अर्निंग्स भी कम होंगे। ये मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री कम होगी जी। जब मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री कम होती है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी फर्क आता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स COGS क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेजेस, ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। तो ध्यान रखिएगा, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इससे गिर जाएंगी। देखिए जरा, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इस यहाँ पर गिर रही है आंसर में, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आंसर में गिर रही है 700 से, 700 से। ठीक, चलिए जी। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, और रिटेन्ड अर्निंग्स भी गिरेंगी। स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में भी देखना ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा होगा। स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी में प्रायर पीरियड एरर देखिए 700 माइनस हो रहा है। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। प्रोविजन रिलेट्स टू अ कोर्ट केस इन एग्जिस्टेंस सिंस दिसंबर 20x14। कितनी प्रोविजन है देखिए,
प्रोविजन 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 कहाँ दिया? प्रोविजन एज ऑन 1 जनवरी, इसके बारे में नोट दिया है, 4600 का मेरा प्रोविजन है। दिस रिलेट्स टू अ कोर्ट केस, MIMS settled this case on 31st December for $6 million। $6 million पे ये कोर्ट केस सेटल हो चुका है और मेरी प्रोविजन बुक्स में 4600 की है। द फुल अमाउंट वॉज क्रेडिटेड करेक्टली टू कैश, मतलब मैंने पेमेंट कर दी है इसकी, कैश को क्रेडिट कर दिया है, लाइबिलिटी को सेटल कर दिया है, विद अ कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट एंट्री बीइंग मेड इन सस्पेंस अकाउंट। मैंने इसको सस्पेंस में डाल दिया है। जाना कहाँ था ये सस्पेंस में थोड़ी जाना था, ये तो प्रोविजन में जाना था, और मेरी एडिशनल अमाउंट कहाँ जानी थी? P&L के अंदर। तो मैंने क्या किया, 6 मिलियन को गलती से सस्पेंस में डाल दिया, कैश तो डाला ही। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपना प्रोविजन जो है उसको खत्म कर दूंगा, मेरा जो प्रोविजन है उसको खत्म कर दिया जाएगा जी। दैट वुड बी दैट वुड बी कंप्लीटली रिमूव्ड। मैं प्रोविजन को खत्म कर दूंगा। ठीक। जस्ट अ सेकेंड, प्रोविजन इन्होंने कहाँ ट्रीट कर दी? इन्वेंट्री का तो हो गया, प्रोविजन ये रहा। जो प्रोविजन अब सेटल हुआ है वो रिमूव हो जाएगा, जो प्रोविजन सेटल हुआ है वो रिमूव कर दिया जाएगा। कितना रिमूव होगा? 4600। और उसके साथ साथ रिमूव किया जाएगा जी मेरा सस्पेंस अकाउंट, 6000 का सस्पेंस अकाउंट था, 4600 की प्रोविजन, जो बैलेंस बचा वो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है, जो मेरे को P&L से ही मार्क करना था, वो सस्पेंस में नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में जाएगा, वो सस्पेंस में नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में जाएगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में 1400 ऐड हो गया जी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में 1400 ऐड हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में 1400 ऐड हो गया। इसका उन्होंने अलग से वर्किंग नोट बनाया क्योंकि काफी ज्यादा इसके अंदर एडजस्टमेंट्स आ गई थी। तो ये बैलेंस ऑफ प्रोविजन 1400 मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में खर्चों में ऐड हो गया। ये खर्चा है जी, खर्चा है। क्यों? 4600 का प्रोविजन बनाया था, 600 की मेरे को सेटलमेंट करनी पड़ी। चलिए जी, ये भी हो गया। इनकम टैक्स फिगर इन ट्रायल बैलेंस रिलेट्स टू अंडर या ओवर प्रोविजन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। ऐसे ये तो पिछले पहले भी पॉइंट करके आए हैं। करंट ईयर टैक्स इज एस्टिमेटेड टू बी अ टैक्स रिफंड ऑफ $1.2 million। तो ये $1.2 million मेरे को रिफंड आना है, माइनस में होगा। इन एडिशन टू दिस द डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एट 31st December इज एस्टिमेटेड टू बी, डेफर्ड टैक्स निकाल के दे दिया 8.2 मिलियन, 1.2 मिलियन, 8.2 मिलियन। आप सीधा सीधा अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे। मेरा अंडर प्रोविजन है 140 का, ऐड हो जाएगा। करंट ईयर का एस्टिमेट है, रिफंड आएगा माइनस। इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी मेरी उन्होंने बोला है 8200 की है, 8200 की डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है। ऑलरेडी कितनी खड़ी है ये भी आपको देखना है, ऑलरेडी मेरी 7700 की। तो 500 का मेरा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, वो डेफर्ड टैक्स में जाएगा P&L के अंदर, डेफर्ड टैक्स में जाएगा P&L के अंदर। तो यहाँ पर 500 इंक्रीज है, इंक्रीज है। ये खर्चा है, देखो खर्चा है, तो इसको मैं पॉजिटिव में लिख रहा हूं। खर्चे में अगर सेविंग आ जाएगी, रिफंड आ जाएगा, तो माइनस में लिखा जाएगा। तो नेट टैक्स जो SPL के अंदर जाएगा -560 जाएगा, -560। ठीक। चलिए जी, ओके। ऑन 30th September 20x15 MIMS made a one for four rights issue. The exercise price was $3.5 per share. Proceeds were correctly accounted for in cash with a corresponding credit entry being made in the suspense account. 1 for every 4 rights issue, मतलब 4 शेयर्स के बदले में 1 शेयर दिया है जी हमने, 4 शेयर्स के बदले में 1 शेयर दिया है। इसका मेरा इफेक्ट कहाँ आएगा? मेरा चेंजेस इन इक्विटी में इसका इम्पैक्ट आएगा।
चेंजेस इन इक्विटी में इंपैक्ट आएगा, ईपीएस तो कैलकुलेट करने को नहीं बोला है, तो वहां पर तो इंपैक्ट नहीं आएगा, चेंजेस ऑफ इक्विटी में आएगा, चेंजेस ऑफ इक्विटी में आएगा। हर 4 शेयर के लिए एक शेयर देने के लिए बोला है। तो शेयर इशू की वर्किंग नोट पे चलते हैं जरा। 60,000 शेयर थे ऑलरेडी, 1/4 15,000 नए शेयर गए हैं। इशू प्रोसीड्स कितने हैं? 15,000 इंटू 3.5 52,500, जिसमें से शेयर कैपिटल की वैल्यू $1 के हिसाब से 15,000 है। बैलेंस मेरा शेयर प्रीमियम है, ये शेयर प्रीमियम मेरा यहाँ पर 37,500 आ जाएगा, 15,000 यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज माई स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, राइट। MIMS एक्वायर्ड, देखो यहाँ पर राइट इशू अगर मेरे पास ईपीएस में आ जाता तो थोड़ा थोड़ा गड़बड़ होती, थोड़ा लेंदी हो जाता, लेकिन वो इतना लेंदी सवाल नहीं पूछ रहे क्योंकि ऑलरेडी पीएनएल काफी लेंदी है। तो अब आपको ईपीएस में इतना लंबी एडजस्टमेंट्स नहीं दे देंगे। MIMS acquired an investment property of $20 million cash on January 20x15 and decided to use the fair value model. Fair value model लगेगा तो depreciation नहीं लगेगी, ध्यान रखिएगा। To account the investment properties. As the property is expected to have a 20-year useful life, depreciation was recorded. ओहो, गलती कर दी उन्होंने, depreciation record कर दी, मेरे को reverse करनी पड़ेगी। Fair value of the property at 31st December 20x15 has been assessed at 22 million, but no accounting has taken place in relation to this. All depreciation and amortization is charged on pro rata basis to administrative expenses. There were no other acquisitions or disposals of non-current assets. 20 मिलियन के ऊपर मैंने 20 मिलियन के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी होगी, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी होगी 1 मिलियन की, राइट। लेकिन क्या ये पूरे साल के लिए था? बिल्कुल पूरे साल के लिए था। तो मैंने पूरे साल के लिए 1 मिलियन डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी होगी, उसको उसको मुझे ऐड बैक करना है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में उसको मैं ऐड बैक कर दूंगा जी। देखिए, ऐड बैक कर दूंगा मतलब एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर से माइनस कर दूंगा। यहाँ पर मैं एक्सपेंसेस को पॉजिटिव में लिख रहा हूँ, तो ये सेविंग है, ये सेविंग है, मेरे एक्सपेंस को कम करिए, तो मैंने माइनस में लिख दिया। दैट इज ऑल्सो फाइन, राइट, लिखने का तरीका है। ठीक, ठीक, ये मेरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन मैंने एक्सपेंडिचर से हटा दी, एक्सपेंडिचर से हटा दी। अब इसकी जगह मैं क्या रिकॉग्नाइज करूंगा? गेन, गेन 2 मिलियन का, ये मेरा सीधा 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 पी एंड एल के अंदर जाएगा। ये गेन मेरा सीधा सीधा पी एंड एल के अंदर जाएगा, विच अंडर द हेडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम। 2000 का गेन, 2000 का गेन, राइट। देन देन MIMS incurred a number of expenses in relation to brands during the year and has capitalized the following cost as intangible assets. उन्होंने ब्रांड के रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर को इंटेंजिबल एसेट बना लिया है। 1.3 million cash was paid on 1st April to promote one of its major brands which is deemed to have an indefinite life. ब्रांड, उन्होंने खुद ब्रांड को की प्रमोशन के लिए 1.3 मिलियन कैश स्पेंड किया। क्या ये कैपिटलाइज होना चाहिए था? नहीं, उन्होंने कैपिटलाइज कर लिया है। तो ये 1300 का मेरा एक्सपेंडिचर है एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है 1300 का। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर में आना चाहिए ब्रांड प्रमोशन, ब्रांड प्रमोशन, राइट। और साथ ही साथ मेरा ब्रांड की वैल्यू में से इसको रिड्यूस कर देंगे, एसेट की वैल्यू में से। 2 million cash was paid on 1st October to acquire a brand from one of its competitors. इसका यूजफुल लाइफ 5 इयर्स होना चाहिए। इसके बाद 5 इयर्स के बाद मिम कंपनी इंटेंड टू सेल इट आफ्टर 5 इयर्स। एट द पॉइंट ऑफ द सेल इट इज एस्टिमेटेड दैट द वैल्यू ऑफ द ब्रांड विल हैव इंक्रीज्ड एंड सो नो अमोर्टाइजेशन हैज बीन अकाउंटेड फॉर इन द करंट ईयर। गलत बात, गलत बात। अमोर्टाइजेशन तो फिर भी करेंगे, अमोर्टाइजेशन तो फिर भी करेंगे। मेरा एसेट की वैल्यू कितनी है? मेरे एसेट की वैल्यू कितनी है इस केस के अंदर? मेरे एसेट की वैल्यू है $2 मिलियन। 5 साल के लिए डेप्रिशिएट किया जाएगा, 3 महीने इस साल में फॉल करते हैं। तो ये कैलकुलेशन आ गई, ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर में जाएगा। देखो जी, मेरी अमोर्टाइजेशन तो एसेट की होगी, अगर एसेट यूज हो रहा है इंटेंजिबल एसेट, उसकी अमोर्टाइजेशन तो की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। ठीक, उसके बाद उन्होंने एक आखिरी पॉइंट दिया है, मिम्स कंपनी ने पे किया है डिविडेंड एट दिस अमाउंट पर शेयर ऑन ऑल एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑन 31st दिसंबर। ऑल एग्जिस्टिंग शेयर्स मतलब 60,000 मेरे इनिशियल शेयर्स थे, 15,000 मेरे राइट इशू भी हो गया था, तो 75,000 शेयर्स के ऊपर उन्होंने पे किया है इतना, इतना पर शेयर, राइट। रिकॉर्डिंग द डिविडेंड पेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ओ हो जी, ब्लंडर, एक्सपेंडिचर तो है ही नहीं है,
इसको मैं एक्सपेंडिचर से रिमूव कर दूंगा। ये मेरा एक्सपेंडिचर से रिमूव कर दिया जाएगा, डिविडेंड रिमूव 3000, मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ गए। ठीक है जी। अब वापस इसको मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग से माइनस करूंगा, डिविडेंड पेड 3000। जब मेरा पूरा पी एंड एल बन जाएगा उसमें लॉस फॉर द ईयर आएगा। आप इस सवाल को खुद, मैंने आपको सारे पॉइंटर्स कवर करवा दिए हैं, एक बार इसकी पूरी पूरी डिटेल्स एक बार खुद भी देखेंगे। आपको ये नोट्स अवेलेबल हैं, आप जाकर नोट्स को चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार खुद, इनफैक्ट दोनों क्वेश्चंस को दोबारा से एक बार खुद सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के 12 नंबर थे, इसके अंदर 5 नंबर चेंजेस इन इक्विटी के, 3 नंबर कैश फ्लो के। कैश फ्लो का एक्सट्रैक्ट सिंपल है, आप देख सकते हैं, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको, राइट। ऑन दैट नोट एग्जामिनर के डिटेल्ड पॉइंट्स भी यहाँ पर गिवन है, रीड करिएगा कहां पर बच्चों ने गलती करी, बच्चों ने कहां कहां गलती करी जरूर देखिएगा। ठीक है, एंड आप उन गलतियों को अवॉइड करेंगे जी, आप उन गलतियों को अवॉइड करेंगे। ऐसे क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप 20 में से 20 स्कोर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप इन दोनों क्वेश्चंस को रीसॉल्व करेंगे ऑन योर ओन, एंड सारी एडजस्टमेंट्स को री रीड करेंगे एक बार, एंड जो भी उसके रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स हैं, रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स में जाकर रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स में जाकर उसको एक बार अच्छे से री रीड करेंगे। विद दिस ये हमारा एक और वीडियो खत्म होता है। दिस इज आवर एसीसीए बाय पीडब्ल्यू का चैनल। जो भी आपको अपडेट्स चाहिए एसीसीए के बारे में, इंपॉर्टेंट यूट्यूब वीडियोस चाहिए, नोट्स चाहिए, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ऑन दैट नोट आज की वीडियो को ज्वाइन करने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप ये सीरीज आपको बहुत हेल्प कर रही है। ये सीरीज में ये शायद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस था। तो अगर आपने ये वीडियो देखा है तो यू कैन बी वेरी वेरी हैप्पी, आपने लगभग अपने 20 मार्क्स सिक्योर कर लिए हैं। ऑन दैट नोट आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, एंड जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।